एक छोटे से शहर में, जहां रातें तारों की चादर ओढ़ लेती थीं, 11 साल की सिया अपनी खिड़की के पास बैठी थीं। उसके कमरे में चारों तरफ पुरानी किताबें बिखरी थीं, जिनके पन्नों के बीच उसने ब्रह्मांड के रहस्य खोजे थे। सिया अपनी उम्र के बच्चों से अलग थी। वह खेल के मैदानों के शोर से दूर अपनी छत की ठंडी जमीन पर घंटों बिताती। जब शहर सो जाता, सिया ऊपर देखती। वह एक एक तारे को अपनी उंगलियों से जोड़ती और उन दूर के ग्रहों के बारे में सोचती, जहां कोई उसे नहीं जानता था। उसके पास दोस्त कम थे, इसलिए उसने अपनी दुनिया किताबों और इस अनंत नीले काले आसमान में ही बना ली थी। वह छत की मुंडेर पर अपने घुटनों को पकड़कर बैठ जाती। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती और वह बस उन चमकते बिंदुओं को निहारती रहती। उसके लिए हर तारा एक कहानी कहता था और हर चमकती रोशनी एक सवाल थी। वह अक्सर सोचती कि क्या इस विशाल शून्यता में कोई और भी है। उस रात भी सिया ने अपनी एक भारी किताब बंद की, उसे पास ही रखा और छत की ओर बढ़ गई। वह जानती थी कि आज की रात कुछ अलग है। अचानक आसमान का वह सन्नाटा एक चीरती हुई आवाज के साथ टूट गया। सिया के ऊपर का आकाश एक पल के लिए दिन की तरह सफेद हो गया। एक तेज नीली रोशनी का गोला बादलों को चीरता हुआ नीचे की ओर झपटा। वह कोई टूटता तारा नहीं था, वह तेजी से नीचे आ रहा था, हवा में एक अजीब सी गूंज पैदा करते हुए। सिया अपनी जगह से उछल पड़ी। उसके पैर छत की कंक्रीट पर लड़खड़ाए। रोशनी ने एक लंबी लकीर खींची और उसके घर के पीछे वाले खाली मैदान में जाकर धमक के साथ गिरी। जमीन में एक हल्का सा कंपन हुआ, धूल का एक गुबार उठा और हवा में फैल गया। सिया ने अपनी सांसें थाम ली। उसका दिल पसलियों के अंदर ढोल की तरह बजने लगा। वह घबराहट में पीछे हटी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। वह धीरे धीरे छत की सीढ़ियों की ओर बढ़ी। वह नीचे उतरी, बाड़ के पास पहुंची और उस मैदान की ओर झांका। वहां घास के बीच एक गहरा गड्ढा बन चुका था। सिया ने अपने हाथ अपनी कमर के पीछे छिपाए और एक एक कदम आगे बढ़ाया। वह उस अज्ञात वस्तु के इतने करीब थी कि वह उसकी गर्मी को महसूस कर सकती थी। धुआं धीरे धीरे छंटने लगा। सिया ने अपने जूते घास पर घसीटे। उसकी हर धड़कन कानों में गूंज रही थी। गड्ढे के केंद्र में धातु के टुकड़ों के बीच एक छोटी सी आकृति सिमटी हुई थी। सिया के पैर ठिठक गए। वह कोई मशीन नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी था। उसकी त्वचा का रंग धुंधला था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें घबराहट से फड़फड़ा रही थीं। वह एक कोने में दुबक कर बैठा था। उसके हाथ घुटनों के पास कसकर बंधे थे। सिया ने अपनी सांस रोकी। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। सूखी टहनियों के टूटने की आवाज सन्नाटे में गूंजी। वह जीव अचानक उछला। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सिया का गला सूख गया था। उसने अपनी हथेलियों को पसीने से पोंछा और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश की और धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस छोटे से जीव ने धीरे से अपना हाथ सिया की उंगलियों की ओर बढ़ाया। एक अनोखी दोस्ती की नींव उसी रात पड़ चुकी थी। अगले कुछ दिन सिया के कमरे में बीते। उसने फर्श पर किताबों का अंबार लगा दिया था। वह पन्ने पलटती, नक्शे मिलाती और एलियन के इशारों को समझने की कोशिश करती। एलियन कमरे के कोने में बैठकर सिया की हर हरकत को गौर से देखता। जब सिया किसी तारे के नक्शे पर उंगली रखती, तो वह जीव अपनी लंबी उंगलियों से हवा में कुछ आकृतियां बनाता, जैसे वह उसे अपने घर की दिशा बता रहा हो। सिया ने उसे पृथ्वी की भाषा सिखाने के लिए वर्णमाला के चार्ट का उपयोग किया। वह उसे खिड़की के पास ले जाती और बाहर के पेड़ों, पक्षियों और चलती गाड़ियों की ओर इशारा करती। वह जीव हर चीज को छूकर देखता। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक होती। सिया ने उसे बताया कि कैसे यहाँ के लोग रात को तारों को गिनते हैं। जवाब में उस जीव ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा, जिससे एक मंद
नीली रोशनी निकली जो कमरे की दीवारों पर आकाश गंगा का एक छोटा सा प्रतिरूप बना गई। सिया मंत्रमुग्ध होकर उसे देखती रही, लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गईं, सिया का ध्यान शोध की ओर अधिक केंद्रित हो गया। उसने अपनी मेज पर भारी भरकम वैज्ञानिक ग्रंथ फैला दिए। वह खगोल विज्ञान की जटिल गणनाओं में घंटों तक डूबी रहती। उसकी आंखों के नीचे थकान के निशान उभर आए थे, पर वह रुकी नहीं। उसने एक बड़ी नोटबुक में अंतरिक्ष यान के सिद्धांतों और संकेतों के प्रेषण के तरीकों को रेखांकित करना शुरू किया, और अलव वह हर उस पन्ने को पढ़ती जिसमें रेडियो तरंगों और दूरस्थ संचार का जिक्र था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। उसे एक ऐसा रास्ता खोजना था जिससे वह अपने इस अनोखे दोस्त को वापस उसके घर पहुंचा सके। वह बार बार कैलकुलेटर दबाती, पेंसिल से समीकरण लिखती और फिर उन्हें काट देती। सिया ने अपने पुराने खिलौनों के डिब्बे को फर्श पर उलट दिया। प्लास्टिक के पहिए, तांबे के तार और टूटे हुए रिमोट कंट्रोल के सर्किट बोर्ड बिखरे पड़े थे। उसने पेचकस उठाया और एक पुराने रेडियो के अंदरूनी हिस्से को सावधानी से बाहर निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसकी पकड़ दृढ़ थी। उसने तारों को आपस में जोड़ा। सोल्डरिंग आयरन की गर्मी से प्लास्टिक के जलने की हल्की गंध कमरे में फैल गई। एलियन उसके पास बैठा, अपनी लंबी उंगलियों से उन पुर्जों को छूकर देखता रहा। सिया ने एक पुराने एंटीना को डिवाइस के ऊपर फिट किया। उसने स्विच दबाया, एक धीमी सी गुनगुनाहट सुनाई दी और डिवाइस की छोटी सी लाल बत्ती जल उठी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसका हाथ रुक गया। कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा अब भारी महसूस हो रही थी। घर के अंदर का सन्नाटा पहले से कहीं अधिक गहरा था। सिया ने डिवाइस को मेज पर रखा और एलियन की तरफ देखा। दोनों के बीच एक अनकही समझ थी कि यह मशीन उनके साथ के आखिरी पलों की गवाह बनने वाली है। सिया ने अपनी मेज पर रखे उन कागजों को समेटा जिन पर उसने महीनों तक गणनाएं की थीं। विदाई का समय अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर था। सिया ने डिवाइस को कसकर पकड़ा और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। एलियन उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके पैर छत की लकड़ी पर हल्की खड़खड़ाहट पैदा कर रहे थे। वे छत पर पहुंचे, जहां ठंडी हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी। सिया ने डिवाइस को एक ऊंचे पत्थर पर रखा और स्विच को पूरी ताकत से दबा दिया। एक तीखी गूंजती हुई ध्वनि हवा में फैल गई। डिवाइस के अंदर के तार चमक उठे और एक नीली तरंग आसमान की ओर दौड़ गई। सिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अचानक बादलों के बीच एक छेद सा हुआ और एक तीव्र सफेद रोशनी नीचे की ओर झपटी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि छत की हर चीज स्पष्ट दिखाई देने लगी। सिया ने अपने हाथ से आंखों को ढका, लेकिन वह हटी नहीं। आसमान में एक विशाल धातु जैसी आकृति उभर आई जो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। हवा में एक भारी कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई विशाल इंजन शांत हो रहा हो। एलियन ने उस रोशनी की ओर अपने हाथ फैलाए। उसकी उंगलियों के पोर चमकने लगे। स्पेसशिप का निचला हिस्सा खुला और एक सीढ़ी जैसी आकृति नीचे की ओर बढ़ने लगी। सिया ने देखा कि कैसे वह यान हवा में स्थिर हो गया। उसके चारों ओर नीले रंग की चिंगारियां हवा में बिखर रही थीं। एलियन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर उस रोशनी में नहाया हुआ था। स्पेसशिप से आती हुई नीली रोशनी एलियन के चारों ओर एक घेरा बना रही थी। वह एक कदम पीछे हटा, फिर रुक गया। उसने धीरे से मुड़कर सिया की ओर देखा। उसकी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अब स्थिर हो गई थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सिया के कंधे को हल्का सा छुआ। उसकी उंगलियों की गर्माहट सिया के महसूस हुई। एलियन ने धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। सिया की सांसें थम गईं। उसके गले में एक भारी गांठ सी बन गई थी। उसने अपनी उंगलियों को कसकर मुट्ठी में बंद कर लिया ताकि वह कांप न सके। उसकी आंखों के कोनों में नमी जमा हो गई जो नीचे गालों तक लुढ़कने लगी। उसने अपना सिर हिलाया और होंठों पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की। उसने अपना हाथ उठाया
और हवा में धीरे धीरे हिलाया। एलियन ने एक बार फिर उसे देखा, फिर धीरे धीरे स्पेसशिप की सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। सिया वहीं खड़ी रही, उसके पैर जैसे छत के फर्श से चिपक गए थे। उसने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा, जैसे वह उस स्पर्श को हमेशा के लिए थाम लेना चाहती हो। स्पेसशिप का दरवाजा धीरे से बंद हुआ। एक हल्की सी गूंज के साथ यान के नीचे से नीली लपटें निकलीं और छत पर मौजूद धूल हवा में उड़ने लगी। सिया ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने हाथों को कानों पर रख लिया ताकि वह उस तेज शोर को सह सके। जब उसने आंखें खोलीं तो स्पेसशिप पहले से कहीं अधिक तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। वह एक बिंदु बन गया, फिर एक चमकता हुआ तारा, और देखते ही देखते बादलों के पार ओझल हो गया। छत पर अब सन्नाटा था, केवल दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। सिया ने अपने हाथों को धीरे से नीचे किया। उसने अपनी हथेलियों को देखा, जहां अभी कुछ पल पहले उस एलियन का स्पर्श महसूस हुआ था। वह धीरे से छत के किनारे तक गई और नीचे सड़क की ओर देखा। शहर की बत्तियां अब भी वैसे ही जल रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सिया के लिए सब कुछ बदल चुका था। उसने अपनी मुट्ठी को सीने के पास रखा, जहां उसकी धड़कनें अब शांत हो रही थीं। उसने गहरी सांस ली। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर गई। वह जानती थी कि वह अब अकेली नहीं है। उसके मन के किसी कोने में उस एलियन के साथ बिताए वे दिन, वे बातें और वह अनोखी दोस्ती एक पक्की याद बनकर बस गई थी। उसने आसमान की ओर फिर से देखा, जहां अब केवल तारे चमक रहे थे। उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसने अपने होंठों को एक बार फिर से सिकोड़ा और मुस्कुरा दी। यह मुस्कान अब कांप नहीं रही थी, बल्कि स्थिर और गहरी थी। उसने धीरे से अपने कदम नीचे की सीढ़ियों की ओर बढ़ाए। उसके मन में एक अटूट विश्वास था कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। वह बस समय और दूरी के पार एक अटूट कड़ी की तरह बनी रहती है।